गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, BMC, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें मैं आप लोगों को डिटेल्स से पढ़ाऊँगा कि बिल्डिंग जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स है उनके वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनके क्या है कि प्रॉपर्टीज़ के अलावा बाकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है, ये सब सारा चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोगों का जो पहला टॉपिक है स्टोन्स। ठीक है, पहला टॉपिक है हम लोगों के स्टोन्स। अब स्टोन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टोन्स जो है इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। देखिए, स्टोन्स जो होती है, अगर टेक्निकल टर्म में स्टोन्स को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बताए तो स्टोन्स को हम लोग रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इन टेक्निकल टर्म्स स्टोन्स आर नोन एज रॉक्स। ठीक है, इसके बाद यही नहीं, जितने भी रॉक्स है ये सब डिवाइडेड होकर रखा है एंड दीज आर एक्चुअली दी बिल्डिंग मटेरियल्स। एंड इनको हम लोगों ने सब डिवाइड कैसे किया है, देखिए, पहला चीज़ है द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल्स। दिस मटेरियल्स आर नोन एज देखिए the engineering structures are composed of materials and these materials are known as the engineering materials और building materials और material। देखिए, जितने भी materials हो गया इनका नाम आइडर हो गया है engineering materials और building materials और they are also known as the material of construction। तीनों से एक ही चीज़ें समझाया जाता है। जितने भी हम लोग कोई चीज़ बनाने के लिए जितना भी मटेरियल्स चाहिए उन्हीं को हम लोग मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर इंजीनियर्स टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। सभी को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक बिल्डिंग मटेरियल्स, इनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, जितने भी मटेरियल्स है उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा क्या है, वेरियस फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कौन कौन से फिज़िकल एंड केमिकल, लाइक वाटर रेजिस्टेंस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो गया, अपीयरेंस हो गया, परमेबिलिटी हो एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम लोग को अच्छी तरह पढ़ना है। लेकिन जितने भी कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स है वो क्या क्या है, एक तो स्टोन्स हो गया, फिर ब्रिक्स हो गया, फिर स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, टिम्बर हो गया, स्टीपेंस हो गया, वार्निश हो गया। तो ये जितने भी मटेरियल्स है इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ है द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 हिस्सों में हम लोग मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सीमेंट मटेरियल, दूसरा हो गया प्रोटेक्टिव मटेरियल एंड तीसरा हो गया सॉलिड मटेरियल। सीमेंट मटेरियल्स का मतलब क्या है, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स है, सीमेंट को ले लो या लाइम को ले लो, ये सारा चीज़ें क्या है, सीमेंट मोर्टर है। ठीक है, ये हो गया सीमेंट मोर्टर। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव मटेरियल। प्रोटेक्टिव मटेरियल का मतलब क्या है, वही बिल्डिंग मटेरियल से जो हम लोगों का लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब हो गया आप लोगों का पेंट हो गया, वार्निश हो गया, वार्निश मतलब डोर्स में जो दरवाजा में करते हैं, प्लास्टर हो गया है, प्लास्टर वॉल्स में करते हैं, वार्निश दरवाजा में करते हैं, और पेंट्स भी हम लोग वॉल्स में करते हैं। उसके बाद सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल्स का मतलब क्या है, स्टोन्स एक सॉलिड मटेरियल है, ब्रिक्स है, आयरन है, टिम्बर है, एट्सेट्रा। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग स्टोन्स। जितने भी बिल्डिंग स्टोन्स हो गया उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी बिल्डिंग स्टोन्स हो गया, ये एक्चुअली जितने भी बिल्डिंग स्टोन्स है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन हिस्सों में डिवाइडेड है? स्टोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा है? पहला हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद दूसरा हो गया आप लोगों का फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। और तीसरा हो गया आप लोगों का केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इनके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है जो रॉक्स होते हैं, जियोलॉजी कैसे डिवाइड किया गया है? जियोलॉजी रॉक्स को डिवाइड किया गया है एज जियोलॉजिकली कैसे डिवाइड किया गया है? पहला हो गया इग्नियस रॉक्स। पहला हो गया आप लोगों का इग्नियस रॉक्स। सेकंड हो गया आप लोगों का सेडिमेंटरी रॉक्स। पहला हो गया इग्नियस रॉक्स, सेकंड हो गया सेडिमेंटरी रॉक्स। एंड तीसरा हो गया हम लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान देना है, ये तीनों टाइप ऑफ रॉक्स जो है दे आर जियोलॉजिकली क्लासिफाइड। अब इग्नियस रॉक्स का मतलब क्या है? इग्नियस रॉक्स वही रॉक है जो हम लोगों का लावा से फॉर्म होता है या तो मैग्मा से फॉर्म होता है, या तो लावा या तो मैग्मा से फॉर्म होता है। सेडिमेंटरी रॉक्स कैसे फॉर्म होता है? सेडिमेंटरी रॉक्स आपका फॉर्म हो जाएगा एक्चुअली क्या है, जितने भी ह्यूज पार्टिकल्स है, ह्यूज पत्थर है, मान लीजिए ये पत्थर है, इसमें बारिश आएगा, बारिश आने के कारण ठंडा होगा, फिर धूप लगेगा तो गर्म होगा, तो गर्म ठंडा मिक्स होकर क्या होगा, जितने भी पत्थर के पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्मॉल पार्टिकल्स क्या होगा, एक लेयर में है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर होगा, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर होगा। तो इस तरीके से हम लोग का पत्थर बनता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेडिमेंटरी प्रोसेस एंड द लेयर्स आर नोन एज द these methods are known as लावा और मैग्मा से फॉर्म हुआ तो इग्नियस रॉक्स। उसके बाद सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी सेडिमेंट्स के एक के ऊपर एक जमा हो गया तो वो हो जाएगी सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक की एक खासियत है कि मतलब एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट इज सैंडस्टोन। ये एक सेडिमेंटरी रॉक है। इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? देखिए जितने भी इग्नियस रॉक्स हो गया और सेडिमेंटरी रॉक्स हो गया, ये दोनों टाइप ऑफ रॉक क्या होगा, मॉडिफाई बनेगा। मॉडिफाई होके हम लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। दिस रॉक्स विल मॉडिफाई इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मॉडिफिकेशन होने के कारण या मेटामॉर्फिज्म होने के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होता है। इसके बाद मैं इग्नियस रॉक्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि इग्नियस रॉक्स जो है वो कैसे फॉर्म होगा। इग्नियस रॉक्स के पहले तो है, इग्नियस रॉक्स जो है लावा से फॉर्म होता है या तो मैग्मा से फॉर्म होता है। चलिए मान लीजिए एक पहाड़ है पहले, ठीक है, एक पहाड़ है, यहाँ से क्या है कि एक वोल्केनो इरप्ट होगी, ठीक है, वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गैसेस वगैरह होते हैं या बिलो द अर्थ सरफेस, दीज आर एक्चुअली नोन एज द मैग्मा। जो वोल्केनो के अंदर रहता है वो हो गया मैग्मा, और अगर मैग्मा बाहर आ जाते हैं
दे आर एक्चुअली नोन एज द लावा। सो लावा और मैग्मा से जो भी फॉर्म होते हैं दिस रॉक्स आर नोन एज द इग्नियस रॉक्स। लेकिन तीन चीजें हैं। अगर मान लीजिए इग्नियस रॉक्स का फिर तीन टाइप्स है। कौन कौन सा है? इग्नियस रॉक्स जो होता है ना, इग्नियस रॉक्स जो है उनके सिर्फ तीन डिविजन्स है। इग्नियस रॉक्स के तीन डिविजन्स है। कौन कौन सा? प्लूटोनिक रॉक्स, पहला हो गया आपका प्लूटोनिक रॉक्स, पहला हो गया प्लूटोनिक रॉक्स। सेकंड नंबर में हो गया आपका वॉल्केनिक, प्लूटोनिक हो गया, वॉल्केनिक रॉक्स हो गया, एंड तीसरा हो गया आप लोगों का हाइपाबेसल। हाइपाबेसल रॉक्स। अब प्लूटोनिक रॉक्स क्या है? प्लूटोनिक रॉक्स वही रॉक्स है जो हम लोगों का प्लूटोनिक रॉक्स वही रॉक्स है जो एक्चुअली क्या है, किससे फॉर्म होता है? प्लूटोनिक रॉक्स वही रॉक्स है एक्चुअली जो रॉक्स, देखिए मैं डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को प्लूटोनिक रॉक्स क्या है। एक्चुअली प्लूटोनिक रॉक्स वही रॉक्स है जो ये जो प्लूटोनिक रॉक है, वॉल्केनिक रॉक है, हाइपाबेसल रॉक है, तीन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स है। तीनों ही टाइप ऑफ क्या है? इग्नियस रॉक है। लेकिन ये जो तीन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स है, मतलब तीनों ही टाइप ऑफ रॉक या तो मैग्मा से फॉर्म होगा या तो लावा से फॉर्म होगा। ठीक है। अब प्लूटोनिक रॉक्स जो भी रॉक्स है वो मैग्मा से फॉर्म होता है। मतलब प्लूटोनिक रॉक्स जितने भी हैं वो हमेशा मैग्मा से फॉर्म होता है। ठीक है, मैग्मा से फॉर्म होता है, लेकिन डीप बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब मान लीजिए बहुत गहराई में फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा गहराई में जो भी फॉर्म होता है बिलो द अर्थ सरफेस, दोज रॉक्स आर नोन एज द प्लूटोनिक रॉक्स। मैग्मा से फॉर्म होता है और डीप बिलो द अर्थ सरफेस। वॉल्केनिक रॉक्स वो रॉक है जो एबोव द अर्थ सरफेस मतलब फॉर्म होते हैं, मतलब लावा से फॉर्म होता है। जब मैग्मा बाहर आ जाएगा और ठंडा पड़ जाएगा लावा, तो वो हो गया आप लोगों का वॉल्केनिक रॉक। हाइपाबेसल रॉक्स ऐसा रॉक्स है जो कि 2 से लेके 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस यहाँ पे फॉर्म होता है। बिलो द अर्थ सरफेस यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है। इसका मतलब है मान लीजिए अगर ये हम लोग का अर्थ सरफेस है, ये तो बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, लेकिन अराउंड 2 से लेके 3 किलोमीटर तक जो भी फॉर्म होता है दैट इज़ 2 to 3 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। अगर ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है तो अराउंड 2 से 3 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस जो भी रॉक्स फॉर्म होता है दे आर नोन एज द हाइपाबेसल रॉक्स। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना, हाइपाबेसल रॉक्स भी ग्राउंड लेवल से नीचे फॉर्म होता है, इसीलिए ये मैग्मा से फॉर्म होता है। जो ऊपर फॉर्म होता है मतलब अर्थ सरफेस में फॉर्म होता है वो होता है ओनली वॉल्केनिक रॉक्स, एंड दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लावा। बाकी प्लूटोनिक और हाइपाबेसल रॉक्स मैग्मा से फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लूटोनिक रॉक जो है
इसका कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। देखिए प्लूटोनिक रॉक का एक खास एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। एक हो गया, पहला हो गया हम लोगों का ग्रेनाइट, एंड सेकेंड हो गया हम लोगों का गैब्रो, ग्रेनाइट एंड गैब्रो प्लूटोनिक रॉक का। उसके बाद वॉल्केनिक रॉक का अगर देखा जाए तो वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल क्या होगा? वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल होगा आप लोगों का बसाल्ट एंड ट्रैप, बसाल्ट एंड ट्रैप। और अगर मैं हाइपाबेसल रॉक के बारे में देखूं, अगर मैं हाइपाबेसल रॉक के देखूं तो हाइपाबेसल रॉक्स जो है उसका एग्जाम्पल होगा डोलोराइट, डोलोराइट, ठीक है। डोलोराइट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपाबेसल रॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इग्नियस रॉक्स को सब डिवाइड करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स जो होता है, इसके बाद सेडिमेंटरी रॉक्स किससे फॉर्म होगा? एक ह्यूज पार्टिकल ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होगा, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होकर सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म होगा। और सेडिमेंटरी रॉक का और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया सैंडस्टोन। लेकिन उसके बाद मैं और एक बार डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा, नोट्स से देख लेते हैं। देखिए ये बता दिया मैंने सेडिमेंटरी रॉक्स। अब देखिए सेडिमेंटरी रॉक्स आर दोज रॉक्स, sedimentary rocks are those rocks which are formed from any type of pre-existing rock by a simple process of breakdown into smaller particles under the influence of natural agencies like wind, water, air and atmospheric gases। ये सारा चीज़ों से ब्रेक होके फॉर्म होता है सेडिमेंटरी रॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? These sediments produced by natural agencies are transported by the natural agencies to river bed like basins, oceans, sea, etc. where they get deposited for millions of years। जितने भी एक मान लीजिए बड़े पत्थर है, यहाँ ये टूट गया, डिकम्पोज हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यहाँ से जो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स निकलेगा वो क्या होगा? वाटर के साथ ट्रेवल होगा, ट्रेवल होके नदी वगैरह में क्या होगा? वो नदी वगैरह के मान लीजिए यहाँ पे जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद एक से एक धीरे धीरे जमा होते रहेगा, तो उसके बाद ये सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होगा। सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जांपल हो गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड ग्रेवल, ठीक है। ये हो गया सेडिमेंटरी रॉक। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स वही सब रॉक्स है जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंटरी रॉक्स दोनों ही रॉक्स क्या होगा? मेटामॉर्फिज्म होगा या मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई होने के बाद हम लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स अंदर constituent minerals which are unstable under changes conditions are converted into one new which are more stable, hence the rock formed due to the change। और ये जितने भी रॉक्स है ये फॉर्म क्यों हुआ है? ये फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ये जो मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस है इसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हुए हैं। अब देखिए कितने टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है। मेटामॉर्फिज्म के टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑकर। देखिए एक हो गया थर्मल, कैटालाइटिक, डायनेमोथर्मल एंड प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म के टाइप्स से लिख लेता हूँ। पहले वाला हो गया थर्मल मेटामॉर्फिज्म, पहले वाला हो गया थर्मल। दूसरा वाला हो गया कैटालाइटिक, कैटालैक्टिक मतलब CATTALA।
कैटालैक्टिक, दूसरा वाला हो गया कैटालैक्टिक, तीसरा वाला हो गया डायनेमो थर्मल, और जो फोर्थ हो गया वो हो गया आपका प्लूटोनिक। अब क्या है कि जितने भी थर्मल मेटामॉर्फिज्म है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा जो हीट के कारण फॉर्म हो गया, दिस वन इज नोन एज द थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जो हीट के कारण फॉर्म होगा। और कहाँ पे फॉर्म होगा? बिलो दी अर्थ सरफेस, बिलो दी अर्थ सरफेस। कैटालैक्टिक का मतलब है जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रेशर, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रेशर, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रेशर above the earth surface, because of the direct pressure above the earth surface। लेकिन डायनेमो थर्मल का मतलब क्या है? जिसमें जो ये दोनों, ये जो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये हीट के कारण भी फॉर्म, डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक्स हीट के कारण भी फॉर्म होगा प्लस प्रेशर के कारण फॉर्म होगा। मतलब अगर मान लीजिए हीट और प्रेशर दोनों ही साथ में लगेगा तो डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिजिंग प्रोसेस होगा। और ये कहाँ पे फॉर्म होती है? ये आपका फॉर्म होता है शैलो डेप्थ, मतलब एट ए बिलो द अर्थ सरफेस एट शैलो डेप्थ, एट द शैलो डेप्थ। प्लूटोनिक का मतलब है जो भी फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ द, जो भी मेटामॉर्फिज्म होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बट नॉट अबव द अर्थ सरफेस बट बिलो द, not below the earth surface but below the earth surface, but below the earth surface at shallow depth। ये भी एट द शैलो डेप्थ है प्रेशर के कारण, ये प्रेशर के कारण अबव द अर्थ सरफेस है, ये बिलो द अर्थ सरफेस है, ये बिलो द शैलो डेप्थ हो गया। ठीक है, तो इतने ये 4 टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है जो कि फॉर्म होता है। देखिए ये हो गया हीट के कारण, ये हो गया प्रेशर के कारण, ये हो गया हीट प्लस प्रेशर और ये हो गया प्रेशर। लेकिन ये दोनों प्रेशर के कारण है, लेकिन एक हो गया अबव द सरफेस और एक हो गया बिलो द सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया मेटामॉर्फिज्म के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करता हूँ कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे किया जा सकता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो है वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। देखिए जितने भी रॉक्स हो गया या स्टोन्स हो गया, जियोलॉजिकली मैंने बता दिया कि कैसे ये डिवाइड होते हैं जियोलॉजिकली। अब फिजिकली मुझे बताना है कि फिजिकली जो है स्टोन्स है ये कैसे फॉर्म होगा। स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। पहला हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स पहला हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, दूसरा हो गया दूसरा हो गया हम लोगों का अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और तीसरा हो गया फोलिएटेड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फोलिएटेड रॉक्स। देखिए स्ट्रेटिफाइड रॉक्स वो रॉक्स है जो कि किससे फॉर्म होता है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स लेयर से फॉर्म होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी स्टोन्स पे लेयर्स हो,
जैसे मान लीजिए एक ये स्टोन है, इसको बाय फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखने में पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, देखने में लेयर है। मतलब मान लीजिए एक रेड कलर के लेयर, ग्रीन कलर के लेयर, ब्राउन कलर का लेयर, ब्लैक कलर के लेयर, तो ये जितने भी लेयर्स है इसका मतलब है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब है जो दिखने में पूरा ही रॉक सेम है या थोड़ा डिफरेंट है लेकिन लेयर्स नहीं बना है, तो ये हो गया अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। फोलिएटेड रॉक्स का मतलब ये है कि जो भी रॉक एक ही डायरेक्शन में टूटेगा, मतलब which will have the tendency to, those rocks which are have the tendency to split up in a definite direction only, definite direction में होगा तो those rocks are known as the foliated rocks। मान लो या तो ये रॉक्स ऐसे टूटेगा या तो ऐसे टूटेगा लेकिन एक ही डायरेक्शन में टूटेगा, those rocks are known as the foliated rocks। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि सबका एक एक एग्जाम्पल देना बहुत ही जरूरी है। देखिए पहला हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो भी है उनके एग्जाम्पल क्या होगा, इनके एग्जाम्पल होगा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड जो भी है, अनस्ट्रेटिफाइड हो जाएगा हम लोग का ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज। देखिए स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड हो गया। स्ट्रेटिफाइड में सेडिमेंट्री, अनस्ट्रेटिफाइड में गैब्रो एंड क्वार्टजाइट। ग्रेनाइट एंड क्वार्टजाइट हो गया। और फोलिएटेड रॉक्स में कौन सा रॉक होगा, फोलिएटेड रॉक्स होगा सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो भी है वो ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज होगा, मतलब सेडिमेंटरी एंड इग्नियस रॉक होगा। और फोलिएटेड रॉक जो भी होगा वो सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक है, वो सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मतलब सेडिमेंटरी रॉक्स भी होगा, सेडिमेंटरी प्लस इग्नियस रॉक होगा, उसके बाद लास्ट में होगा मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है रॉक्स का, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि रॉक्स की केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। रॉक्स की केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स के केमिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है। पहला वाला रॉक्स हो गया सिलिशियस। पहले रॉक्स हो गया सिलिशियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स का मतलब है जिस रॉक्स में 50% से भी ज़्यादा सिलिका हो, 50% से भी ज़्यादा सिलिका हो, मतलब SiO2 हो, वो हो गया सिलिशियस रॉक। दूसरा हो गया आर्जिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक्स, आर्जिलिशियस रॉक्स का मतलब है जिसमें मेजर कंटेंट और मेजर कैपेसिटी क्या हो, जिसमें मेजर कंटेंट या मेजर कैपेसिटी जो भी है वो हो जाएगा आपका, जिसमें मेजर कंटेंट या मेजर कैपेसिटी जो है वो क्ले का है। उसके बाद आर्जिलिशियस, आर्जिलिशियस एंड कैलकेरियस।
CalCaeRous, calcareous rocks. Calcareous rocks are those rocks which are formed from calcium carbonate. So सिलिशियस का मतलब है सिलिका से फॉर्म हुआ, आर्जिलिशियस का मतलब है क्ले से फॉर्म होना, एंड कैलकेरियस रॉक का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होना. तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स. देखिए सिलिशियस रॉक्स वो रॉक्स है जिसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट हो जाएगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है, 50% से भी ज़्यादा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा. और ये जो जितने भी सिलिशियस रॉक्स है ये हार्ड रॉक होता है, जिसके कारण सिलिशियस रॉक्स आर गुड बिल्डिंग स्टोन्स बताया जाता है. और एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक होगा ग्रेनाइट, जो कि सबसे टफ स्टोन बताया जाता है. फिर उसके बाद आर्जिलिशियस रॉक्स आर दोस रॉक्स विच आर हैविंग क्ले एज द मेजर कंपोनेंट. क्ले सबसे ज़्यादा होता है आर्जिलिशियस रॉक्स में. इसके बाद कैलकेरियस रॉक हो गया. कैलकेरियस रॉक का मतलब है जिसमें क्ले रहे और मेन कंपोनेंट, और ये रॉक हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है. कैलकेरियस रॉक का एग्जांपल हो गया शेल एंड स्लेट. शेल एक मेटामॉर्फिक रॉक है और शेल को कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक. शेल एक सेडिमेंटरी रॉक है, शेल मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्टेड होकर स्लेट बन जाएगा. कैलकेरियस रॉक जो रॉक्स है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो या तो कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम हो माइन्यूट केसेस में. जैसे एग्जांपल हो गया इनका लाइमस्टोन हो जाएगा एग्जांपल, और दूसरा एग्जाम्पल एक हो गया लाइमस्टोन एंड दूसरा एग्जांपल हो जाएगी हम लोग के मार्बल. तो इन तरीके से हमें रॉक्स की क्लासीफाई करना है. जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. ठीक है. वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट फॉर स्टोन. देखिए मैं बताने चाहूँगा आप लोगों को व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट फॉर स्टोन. स्टोन्स में या तो रॉक्स में क्या क्या टाइप ऑफ टेस्ट हो सकता है. देखिए रॉक्स या तो स्टोन्स में हम लोग क्या क्या टाइप ऑफ टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए पहला टेस्ट हो गया आपका रॉक्स में. पहला टेस्ट हो गया जो रॉक है, रॉक्स में पहला टेस्ट हो गया आप लोगों का पहला टेस्ट हो गया एसिड टेस्ट. दूसरा टेस्ट हो गया क्रशिंग टेस्ट. तीसरा टेस्ट हो गया क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट. फोर्थ टेस्ट हो गया इम्पैक्ट टेस्ट एंड फिफ्थ टेस्ट हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट. ये 5 टाइप ऑफ टेस्ट जो है स्टोन्स में हो सकता है. एसिड टेस्ट कैसे किया जाता है. देखिए एसिड टेस्ट कैसे करना है, हमें हमें एक सैंपल लेना है 0.5 से लेके 1 न्यूटन वेट का. उस सैंपल को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, उस सैंपल को रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. कितने दिन के लिए रखेंगे, 7 दिन के लिए रखेंगे. उसके बाद अपने आप हम लोग देखेंगे कि जब मान लीजिए एक स्पेसिमेन का 7 दिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखने के बाद इनका जो एजेस है ना, ये चारों एजेस जो है ये थोड़ा क्या होगा, टूटने लगेगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, या टूटने लगेगा या तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा. अगर हो गया इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रॉक है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है. और अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो ये रॉक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं हो सकता. दिस इज ए पुअर टाइप ऑफ रॉक. तो इस तरीके से हम लोग एसिड टेस्ट करेंगे. और ध्यान रखना एसिड टेस्ट जो है खासकर सैंडस्टोन के लिए यूज किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा है, नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट. क्रशिंग टेस्ट का मतलब क्या है,
हमें एक मटेरियल क्या करना है, एक स्पेसिमेन लेना है, एक सैंपल लेना है 40 mm बाई 40 mm बाई 40 mm का 3 स्पेसिमेन लेना है। और तीनों ही स्पेसिमेन मतलब हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे। हमें क्या करना है, जो 40 mm बाई 40 mm बाई 40 mm स्पेसिमेन है उसको हम लोग पानी में रख देंगे फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स रखने के बाद उस स्पेसिमेन को हम लोग रख देंगे UTM में, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग इसको रख देंगे। रखने के बाद देखेंगे कि ये कितने लोड लग रहा है जिसमें ये टूटे, मतलब जिसमें ये रप्चर हो या फ्रैक्चर हो ये स्टोन, उसी लोड को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद लोड डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, ये हो गया आपका सरफेस एरिया। सो द अमाउंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया करूंगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द स्टोन इज ए गुड स्टोन और बैड स्टोन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें इसीलिए चेक करना है ताकि हम लोग पता लगे कि स्टोन अच्छा है कि खराब है। तो इस तरीके से कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है या क्लासिंग टेस्ट किया जाता है। एसिड टेस्ट के बाद क्लासिंग टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। नेक्स्ट होगा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। देखिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में क्या करना है कि ये जो भी क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होगा इसमें क्या करना है, हमें पहले लेना है 4 क्यूब्स ऑफ 40 mm। 4 क्यूब लेना है 40 mm साइजेस का, ठीक है। 40 mm साइजेस का 4 क्यूब लेना है। उसके बाद जितने भी क्यूब्स है वो क्या करेंगे, पहले उनको हम लोग पहले जितने ये जो 4 क्यूब्स है पहले उन चारों क्यूब्स को सुखाएंगे। कहाँ पे सुखाएंगे, ओवन के अंदर रख के 105 डिग्री सेंटीग्रेड में 105 डिग्री सेंटीग्रेड में ओवन में रख के सुखाएंगे। कितने घंटे के लिए, फॉर 72 आवर्स रख के। और ये जो भी सूखा वेट होगा उस वेट को हम लोग मान लेंगे W1। इसके बाद वही पत्थर को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, पत्थर को रख देंगे मतलब सोडियम सल्फेट के जो सॉल्यूशन है 14% सोडियम सॉल्यूशन, 14% 40 इसके अंदर हो गया 14% सोडियम सल्फेट। 14% सोडियम सल्फेट के अंदर रख देंगे पत्थर को। रखने के बाद देखेंगे कि पत्थर पे रखेंगे कितने घंटे के लिए रखेंगे, 2 घंटे के लिए रखेंगे। सिर्फ 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे अंदर। रखने के बाद उसको निकालेंगे। निकालने के बाद हमें वेट लेना है और वो वेट हो जाएगा W2। इसके बाद अभी हम लोग निकालेंगे द फाइनल वेट। फाइनल वेट इज इक्वल टू W2 माइनस ऑफ द W1। ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें ये देखना है कि जो W2 माइनस ऑफ द W1 है ये हमें 5 बार रिपीट करना है। तो 5 बार रिपीट करने के बाद सभी का वैल्यूज में ज़्यादा वेरिएशन आना नहीं चाहिए। और अगर ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब जो भी स्टोन होगा वो खराब स्टोन होगा, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, स्टोन को हम लोग सुखाने के बाद रखने के बाद फिर से सुखाने के बाद ये डिकम्पोज हो रहा है या डिटोरियोरेट हो रहे हैं या तो वेदरिंग हो रहे है उसके ऊपर, तो ये अपने आप टूट रहे हैं। तो इसीलिए इस तरीके का स्टोन्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग पर्पस। इसके बाद हो गया है नेक्स्ट टेस्ट इज इम्पैक्ट टेस्ट। ये भी एक टेस्ट है, स्टोन के ऊपर करना है। तो इम्पैक्ट टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए एक सिलेंडर लेना है जिसका वेट हो, एक सिलेंडर हमें लेना है जिस सिलेंडर का जो सैंपल है, इस सिलेंडर का सैंपल वेट कितना है 25। एक सिलेंडर हमें लेना है। पहले सिलेंडर का जो डायमेंशन है वो कितना है 12 mm डायमीटर एंड 25 mm हाइट, मतलब 25 mm के डायमीटर एंड 25 mm के हाइट। इस तरीके का हमें सिलेंडर एक लेना है। इस सिलेंडर के अंदर क्या करेंगे, रॉक्स को भर देंगे। रॉक्स को भरने के बाद एक
इम्पैक्ट टेस्टर के अंदर जो इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक हैमर होती है, इस हैमर के नीचे इस सिलेंडर को रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर 20 न्यूटन का लोड अचानक से इम्पैक्ट कराएंगे, छोड़ देंगे। ये जो लोड है इस स्टोन्स के ऊपर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये अपने आप स्टोन जो है इस सिलेंडर के अंदर ये टूटने लगेगा। टूटने के बाद जितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस से ये टूटेगा, उसी रिपीटेशंस को हमें नोट डाउन करना है। अगर मान लीजिए 4 बार गिराने के बाद टूट रहा है तो 4 हो जाएगी, या n बार है तो n बार हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों को ये नोट डाउन करना है that n represents the toughness index of the stone। तो इस तरीके से हमें इम्पैक्ट टेस्ट करानी है स्टोन्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या करना है, वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू W2 माइनस वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड इंटू 100%। देखिए वेट ऑफ द वाटर बाय द वेट ऑफ द सॉलिड इंटू दी 100%। तो कैसे करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, पहले तो सैंपल को हम लोग सुखाएंगे, सुखाने के बाद ड्राई वेट ले लेंगे, द ड्राई वेट इज W1। फिर उसके बाद सैंपल को फिर से हम लोग पानी एब्जॉर्व करने देंगे, पानी में रखेंगे तो पानी एब्जॉर्व कर लेगा। तो पानी एब्जॉर्व करने के बाद 24 आवर्स के लिए रख देंगे। तो एब्जॉर्व करने के बाद इसको सरफेस वेट करेंगे ना, सरफेसली ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो भी वेट आएगा वो वेट हो जाएगी W2। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेंगे, W2 माइनस ऑफ द W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू दी 100%, ये हो जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है, ये हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। ये हो गया टोटल हम लोगों के पास, ये हो गया हम लोग के पास टोटल 5 टाइप ऑफ टेस्ट विच वी कैन परफॉर्म ओवर दी स्टोन्स। 5 टाइप ऑफ टेस्ट है। कौन कौन सा है, पहला हो गया एसिड टेस्ट, दूसरा हो गया, पहला हो गया हम लोगों का एसिड टेस्ट, दूसरा हो गया क्रशिंग टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट, तीसरा हो गया क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, चौथा हो गया इम्पैक्ट टेस्ट एंड पांचवा हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो इस तरीके से हमें 5 टेस्ट स्टोन्स के ऊपर करना है। देखिए मैं अभी बताने चाहूँगा आप लोगों को कि स्टोन्स जितने भी है उन स्टोन्सों को हम लोग या उन रॉक्स को हम लोग कैसे बताएंगे दैट वेदर दोस स्टोन्स आर गुड और बैड। क्वालिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए क्वालिटीज ऑफ द स्टोन्स। पहला जो क्वालिटी होगा वो होगा आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो 100 MPa होता है, मतलब 100 मेगापास्कल या 100 न्यूटन पर mm² होगा। और अगर इतना है तो ठीक है, मतलब अगर इससे ज़्यादा है तो दे आर गुड बिल्डिंग स्टोन, लेकिन अगर 100 MPa से कम है तो दोज स्टोन्स विल बी टर्म्ड एज बैड स्टोन्स। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका अपीयरेंस। स्टोन्स दिखने में कैसा होना चाहिए, द स्टोन शुड बी डिसेंट इन अपीयरेंस, दिखने में सही होना चाहिए। मतलब क्या है, उसमें रफ सरफेसेस होना नहीं चाहिए। और देखिए इसमें यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, कलर जो है स्टोन्स का यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टोन्स जितने भी है फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए, होल्स उसमें होल्स नहीं होना चाहिए, स्पॉट नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए एट्सेट्रा। तो फाइनली क्या है, मतलब स्टोन्स दिखने में अच्छा हो, उसमें होल्स वगैरह ना हो, बैंड वगैरह ना हो, स्पॉट वगैरह ना हो और यूनिफॉर्म कलर के हो, तो उसी स्टोन्स को हम लोग अच्छा स्टोन बोलेंगे, नहीं था खराब स्टोन बोलेंगे। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी में आ जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी, अगर मान लीजिए एक स्टोन के ऊपर
कोई भी स्टोन ऐसे ही डिटोरिएट नहीं होते, टूटते नहीं है। एक स्टोन के ऊपर पहले रेनफॉल होगी, फिर हीट लगेगा, तो ठंडा गर्म मिक्स होके वो डिटोरिएट होगा, वो टूटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग के कारण भी वो इजीली टूटा नहीं, तो उस स्टोन को हम लोग बोलेंगे गुड स्टोन, मतलब ड्यूरेबल स्टोन। लेकिन अगर वो स्टोन आसानी से टूट गया, देन दोज स्टोन्स विल बी टर्म्ड एज बैड स्टोन। उसके बाद हार्डनेस में आ जाइए। स्टोन को अच्छा स्टोन बोलेंगे इफ देयर हार्डनेस इज ग्रेटर देन 17, और वही स्टोन्स हम लोग किस में यूज करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में यूज करेंगे, रास्ता बनाने के लिए काम आएगा अगर हार्डनेस कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज ग्रेटर देन 17। और अगर मान लीजिए हार्डनेस जो है कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से कम हो, 14 से 17 तक हो, देन दे आर मीडियम हार्डनेस। इफ द हार्डनेस कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इज लेस देन 17, देन दोज स्टोन्स आर टर्म्ड एज पुअर हार्डनेस। हार्डनेस है ही नहीं अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से कम हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी कौन सा होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी होगा आपका परसेंटेज ऑफ वेयर। परसेंटेज ऑफ वेयर, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी स्टोन जिसमें खिंचने के कारण वेयर एंड टियर हो, तो वो स्टोन अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए इफ दी परसेंटेज वेयर, कोई भी स्टोन का परसेंटेज वेयर इज ग्रेटर देन 3%, अगर 3% से ज़्यादा हो वेयर एंड टियर तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर 3% से कम हो तो ये अच्छा स्टोन माना जाएगा, और अगर इक्वल टू 3% हो तो उसको हम लोग टॉलरेबल लिमिट में रखेंगे स्टोन को, मतलब अच्छा भी नहीं है खराब भी नहीं है। और अगर 3% से कम हो तो वो अच्छा स्टोन है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ वेयर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा फायर रेजिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट क्वालिटी होगा फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई स्टोन आसानी से जला नहीं, मतलब फायर को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है, then those stones will be termed as good stones and can be used as building material। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी को वो सहन नहीं कर पाया, then those stones will be termed as bad stone, मतलब फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो मेरे पास स्टोन है, एक क्वार्ट्ज है एक लाइमस्टोन है। क्वार्ट्ज जो है ये एक्सपांड होगा लेस देन 600 डिग्री, और लाइमस्टोन जो है वो रेजिस्ट 800 डिग्री, मतलब क्वार्ट्ज जो है 600 डिग्री में वो खराब हो जाएगी, लेकिन लाइमस्टोन जो है 800 डिग्री तक जाता है। इसका मतलब लाइमस्टोन अच्छा है इन कंपैरिजन टू द क्वार्ट्ज मटेरियल, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है सीजनिंग। नेक्स्ट है सीजनिंग। सीजनिंग में क्या है आपका कि स्टोन्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी वेल सीजनड, मतलब कोई भी स्टोन, जो भी स्टोन हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, वो सीजन होना चाहिए, मतलब सूखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर पानी हो। तो इसीलिए स्टोन्स को क्या करेंगे हम लोग 6 to 10 महीना, इट शुड बी ड्राइड और सीजन फॉर 6 to 12 महीना, या तो 6 महीना या तो 12 महीना, मतलब 1 साल के लिए उसको सुखाएंगे ताकि उसके अंदर पानी ना रहे। अगर पानी रहेगा तो वो सॉफ्ट बनेगा और टूटेगा आसानी से। सो दिस इज नोन एज द सीजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, कौन सा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टोन्स जितने भी हो, अच्छा स्टोन जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 होना चाहिए या 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए। कम वाले स्टोन्स कोई काम के हैं नहीं, उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। टफनेस इंडेक्स का वैल्यू जो है, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स।
टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। जियोटेक के हिसाब से टफनेस इंडेक्स का ये डेफिनेशन है। और अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 13 से लेस है तो वो स्टोन टफ नहीं है, 13 से 19 मॉडरेट टफ है। और अगर टफनेस इंडेक्स 19 से ज़्यादा है मतलब वो स्टोन टफ है, मतलब उस दैट स्टोन इज ए गुड स्टोन दैट कैन बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। मतलब 19 से ज़्यादा हुआ तो उसको अच्छी तरह हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट। कोई भी अच्छा स्टोन ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, दैट इज it should not absorb water by more than 60% or 0.6%. वेदरिंग, उसके बाद नेक्स्ट है वेदरिंग। अच्छा स्टोन्स जो होता है वो वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वेदरिंग उसमें नहीं होना चाहिए, आसानी से टूटना नहीं चाहिए, डिके नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज इजीली नहीं होना चाहिए। अगर इजीली हुआ तो then that stone is known as non-weathered stone. उसके बाद टेक्सचर, टेक्सचर जो है, टेक्सचर का मतलब क्या है, दिखने में कैसा हो। कोई भी पत्थर जो है उसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कैविटीज नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पत्थर खराब है, यूज करने के लायक नहीं है। और अगर उस पत्थर में क्रैक्स वगैरह ना हो, कैविटीज ना हो, तो वो पत्थर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है कोई भी स्टोन के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्पेशली द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन, मतलब अच्छा बिल्डिंग स्टोन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस तरीके से हम लोग उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के पास धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है और मतलब इसका मीनिंग क्या है। स्पेशली स्टोन क्वेरिंग है तो स्टोन क्वेरिंग क्या है। और एक चीज़ जो स्टोन क्वेरिंग है ना, ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, गुड बिल्डिंग स्टोन्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा स्टोन अच्छा है और कौन सा स्टोन खराब है। ठीक है, दीज आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का स्टोन क्वेरिंग। स्टोन क्वेरिंग का मतलब क्या है, स्टोन क्वेरिंग का मतलब है जब स्टोन वगैरह हम जो भी स्टोन हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, चाहे वो कोर्स एग्रीगेट क्यों ना हो, सब स्टोन को निकाला जाता है पहाड़ों से खनन करके। तो क्या है द प्रोसेस ऑफ तो स्टोन क्वेरिंग का मतलब क्या है, the process of extraction of stones from their natural plane of occurrence or natural rock bed is called quarrying। कोई भी नेचुरल रॉक से पत्थर को तोड़ के निकालना या कोई क्वेरी साइड से निकालना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्वेरिंग बोलते हैं। क्वेरी मीन्स एक्सपोज्ड नेचुरल रॉक सरफेस। इन केस ऑफ माइनिंग एक्सट्रैक्शन, in case of mining, extraction of ores for metal is done under ground at greater depth, but in quarrying operations are carried out at ground level। देखिए दो चीजें हैं, एक हो गया आपका क्वेरिंग और दो चीजें हैं, एक हो गया आपका क्वेरिंग और दूसरा हो गया हम लोगों का माइनिंग। तो डिफरेंस ये है कि माइनिंग का मतलब है कि कहीं से खोद के निकालना, मतलब कोई ग्राउंड सरफेस के नीचे है उसको क्या करो, उसको खोद के ग्राउंड सरफेस के ऊपर लेके आओ, मतलब खोद के निकालो। लेकिन क्वेरिंग का मतलब क्या है, माइनिंग जो होता है बिलो द ग्राउंड सरफेस होगा।
ग्राउंड सरफेस के नीचे, लेकिन क्वेरिंग क्या होगा, ग्राउंड सरफेस के ऊपर होगा। मतलब ऊपर जो भी पत्थर वगैरह है उस पत्थर को हम लोग छोटा छोटा करके वहाँ से पत्थर निकालेंगे। सो क्वेरिंग प्रोसेस जो है ग्राउंड सरफेस के ऊपर होगा, माइनिंग प्रोसेस जो है ग्राउंड सरफेस के नीचे होगा। ठीक है, तो इसके बाद साइड कंसीडरेशन फॉर क्वेरिंग, इसका मतलब है कि क्वेरिंग करने के लिए पत्थर को निकालने के लिए ऊपर से ही तोड़ के कौन सा साइट फेवरेबल होती है। साइट कंडीशंस क्या क्या है, पहला तो है हम लोग के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ लेबर होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए और टूल होना चाहिए, जिससे हम लोग क्वेरी करें, मतलब तोड़े इसकी स्टोन्स को। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग के पास अवेलेबल स्पेस होना चाहिए डंप करने के लिए कचरों को और वेस्ट मटेरियल्स को। तीसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ द स्टोन को हमें देखना है कि कहाँ से हम लोग उसको क्वेरी करेंगे, क्योंकि ख़राब जगह से कर लिया तो हम लोग के पास ख़राब स्टोन्स आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी इन क्वेरिंग, मतलब क्वेरिंग करते समय हमें इकोनॉमी मेंटेन करना होगा, मतलब सस्ते दाम में ही हमें क्वेरिंग करना होगा। फैसिलिटी ऑफ क्वेरिंग एंड कन्वेइंग स्टोन्स फ्रॉम क्वेरी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ क्वेरी फ्रॉम रोड्स, रेलवेज एंड उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ क्वेरी फ्रॉम रोड, रेल, कितना डिस्टेंस में हम लोग क्वेरिंग कर रहे हैं, कहाँ से, रोड से, रेलवे से या सी कोस्ट से। ये सारा चीज़ें जो है साइट कंसिडरेशंस है, इसको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए मैं इस प्लेस में क्वेरी करना चाहता हूँ तो ये सारा कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी मैं क्वेरिंग कर पाऊँगा। उसके बाद बहुत सारे मेथड्स है क्वेरिंग के। कौन कौन सा मेथड्स है, एक तो हो गया क्वेरी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हैंड टूल, हाथ से करेंगे। दूसरा हो गया क्वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैनलिंग मशीन, विद द हेल्प ऑफ चैनलिंग मशीन। तीसरा हो गया क्वेरिंग बाय द हेल्प ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशंस, ब्लास्ट करके डायनेमो वगैरह ब्लास्ट करना, मतलब क्या है, ग्रेनेड वगैरह ब्लास्ट करके या धमकोटोन वगैरह ब्लास्ट करके हम लोग क्वेरिंग करेंगे। या क्वेरिंग हाथ वाला मशीन से करेंगे, हैंड टूल से करेंगे, या विथ मैकेनिकल मशीन से करेंगे। 3 टाइप से हम लोग क्वेरिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेरिंग विथ हैंड टूल। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ क्वेरिंग विथ हैंड टूल। हाथ से करने वाला जो है ये 3 तरीके से किया जा सकता है। एक हो गया डिगिंग, एक हो गया हीटिंग एंड तीसरा हो गया वेजिंग। हीटिंग वेजिंग ना, पहला हो गया हीटिंग, दूसरा हो गया डिगिंग एंड थर्ड वन इज वेजिंग। तो ये तीनों प्रोसेस जो है हाथ से करनी है मुझे विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल। इसके बाद डिटेल्स में नहीं जाना है, बस हमें ये 3 प्रोसेसेस लिखना है कि हाथ से कैसे करेंगे। हाथ से डिगिंग करेंगे, हाथ से हीटिंग करेंगे, हाथ से वेजिंग करेंगे। इस तरीके की 3 प्रोसेस से मैं आराम से तो हैंड टूल अगर यूज़ किया जाए तो इस तरीके से हम लोग हैंड टूल से कर सकते हैं, डिगिंग, हीटिंग एंड वेजिंग। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन। क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन कैसे करेंगे, देखिए क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन। In this method, oblique roofs are made with machine chassis on the rock masses. This machine is driven by stem or compressed air. देखिए
कोई भी स्टोन में क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, छेद करेंगे, छेद करने के बाद उसके अंदर मशीन डाल देंगे और उसको क्रैक कर देंगे। सो इस तरीके से मशीन से किया जाता है। और क्वेरिंग फॉर ब्लास्टिंग, querying by blasting. The basic principle employed in this process is to explode the small quantity of explosion at certain depth within the body of rock. देखिए ब्लास्ट, एक तो मशीन हैंड टूल से किया, दूसरा ब्लास्टिंग किया है ना, दूसरा क्वेरिंग किया मशीन से, तीसरा ब्लास्टिंग क्वेरिंग किया बाय द हेल्प ऑफ ब्लास्टिंग। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करना है। पहला हो गया डिटोनेटर्स, पहला इनका नाम बस हमें याद रखना है, डिटेल्स में नहीं जाना है। तो पहला हो गया आप लोगों का डिटोनेटर्स, दूसरा पहला हो गया डिटोनेटर्स, दूसरा हो गया एक्सप्लोसिव्स एंड तीसरा हो गया हमारा फ्यूजेस। एक्सप्लोसिव कौन कौन सा हो गया, एक हो गया गन पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर बाय वेट एंड डायनेमाइट। एक मटेरियल हो गया डायनेमाइट एंड सेकेंड मटेरियल हो गया गन पाउडर। इनसे हम लोग एक्सप्लोशन कर सकते हैं। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। इसके बाद नेक्स्ट हो गया कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स का मतलब क्या है। देखिए द प्रोसेस, ड्रेसिंग का मतलब है, ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द प्रॉपर शेप साइज एंड फिनिश टू द रफली ब्रोकन स्टोन। मान लीजिए मैं एक स्टोन क्वेरी साइड से क्वेरी करूँगा, उस स्टोन को मैं जो भी स्टोन लेके आऊँगा वो स्टोन क्या होगा, शेप उसका जो है बिखरा बिखरा सा होगा, मतलब प्रॉपर शेप नहीं होगा। तो इसको मैं शेप दूंगा, स्ट्रेट करूंगा ताकि एक क्यूब बने या एक सिलेंडर मतलब या एक रेक्टेंगल बने, मतलब क्यूबॉइड बने। तो वो शेप देने के लिए प्रॉपर शेप देना है, प्रॉपर साइज करना है, प्रॉपर फिनिश देना है। ये तीनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग किस काम के लिए? ड्रेसिंग इज डन टू गेट द डिजायरेबल अपीयरेंस फ्रॉम स्टोन। व्हाट अच्छा अपीयरेंस या अच्छा शेप देने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। ड्रेसिंग इज डन टू मेक द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम क्वेरी इजी एंड इकोनॉमिकल। ड्रेसिंग स्टोन होगा तो उसको पकड़ने के लिए सही रहेगा और ट्रांसपोर्ट करने के लिए सही रहेगा। ड्रेसिंग करने से क्या होगा, रिक्वायरमेंट हम लोगों का सही पड़ेगा टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोन मेसनरी। मतलब जितना चाहिए हमें पता लग जाएगा, एक चाहिए स्टोन, दो चाहिए, तो इसका शेप और रिक्वायरमेंट भी अच्छा होगा। और ड्रेसिंग के कारण लोकल मैन्स की क्या होगा,
ट्रेनिंग होगी और उनको नौकरी वगैरह मिलेगा, टू टेक एडवांटेज ऑफ लोकल मैन ट्रेन्ड फॉर दिस वर्क। सो इस तरीके से हमें, दीज आर द वेरियस रीजंस इज व्हाई वी हैव टू डू द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इसीलिए हमें करना है।